नमस्कार, मेरा नाम पंकज है। स्वागत है आपका इंडियन यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो मोदी सरकार की सिग्नेचर प्रोजेक्ट की सीरीज का पार्ट 3 है। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप हमारे शुरू के 2 पार्ट भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए यही बता देते हैं कि हमारे इस चैनल पर हम ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं और अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि इस पार्ट 3 में हम आगे के 2 और सिग्नेचर प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं, जिसमें पहले नंबर पर जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट आता है वो है नदी जोड़ो परियोजना। जैसा कि हम जानते हैं कि नदियों को मनुष्यों और अन्य समस्त जीव जगत की जीवन रेखा माना जाता है। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि दुनिया की तमाम बड़ी मानव सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे पर ही विकसित हुई हैं। सिंचाई और पेयजल का प्रमुख स्रोत भी नदियां होती हैं। इसके अलावा जल मार्गों को परिवहन का सबसे किफायती माध्यम भी माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन नदियों के साथ लाखों लोगों की आजीविका भी जुड़ी रहती है, जैसे कि मछुआरे, पोर्ट, शिप और नाव चालक, ये सब नदियों पर ही आश्रित होते हैं। अब भारत सरकार इन्हीं नदियों को आपस में जोड़ने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि हमारे देश में सतह पर मौजूद पानी की कुल मात्रा 690 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष है, लेकिन इसका केवल 65% भाग ही हम उपयोग कर पाते हैं। शेष पानी बेकार बहकर समुद्र में चला जाता है। भारत सरकार के अनुसार नदियों को आपस में जोड़कर इस पानी का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में नदियों को जोड़ने का विचार यह नया नहीं है। यह विचार 161 साल पुराना है। 1858 में ब्रिटिश इंजीनियर आर्थर थॉमस कॉटन ने बड़ी नदियों के बीच नहर जोड़ का प्रस्ताव दिया था, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंदरगाहों की सुविधा हो सके और दक्षिण पूर्वी प्रांतों में बार बार पड़ने वाले सूखे से भी निपटा जा सके। लेकिन तब से अब तक इस मुद्दे पर कोई खास प्रगति नहीं हुई है। लेकिन एक बार फिर इस परियोजना की बात तब हुई थी जब 2002 में देश में भयानक सूखा पड़ा था। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को आपस में जोड़ने के काम की रूपरेखा पर रखने के लिए एक कार्यदल का गठन किया था और इस कार्यदल ने उसी साल अपनी रिपोर्ट पीएमओ को सौंप दी थी। इसमें परियोजना को 2 भागों में बांटने की सिफारिश की गई थी। पहले हिस्से में दक्षिण भारतीय नदियां शामिल थीं, जिन्हें जोड़कर 16 कड़ियों की एक ग्रिड बनाई जानी थी। हिमालय हिस्से के तहत गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के पानी को इकट्ठा करने की योजना बनाई गई, जिसका इस्तेमाल सिंचाई और बिजली परियोजना के लिए होना था। लेकिन फिर 2004 में कांग्रेस मतलब की यूपीए की सरकार सत्ता में आई और मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। दरअसल राज्यों के बीच असहमति, केंद्र सरकार की दखल अंदाजी के लिए किसी कानूनी प्रावधान का न होना और पर्यावरणीय चिंता इस पूरी परियोजना की राह में कुछ बड़ी बाधाएं बनकर सामने आती रहीं। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद जुलाई 2014 में केंद्र सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति के गठन को मंजूरी दी। यह नदी जोड़ो परियोजना कितनी जरूरी हो सकती है, इसको हम इस चीज से समझ सकते हैं कि हमारे देश में अभी कई राज्य ऐसे हैं जहां ज्यादा बारिश होने से बाढ़ आ जाती है और कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां सूखा खत्म नहीं होता। इसलिए भारत सरकार इस पूरी नदी जोड़ो परियोजना पर काम कर रही है, जिससे इन दोनों समस्याओं से निपटा जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने दोनों राज्यों के बीच से गुजरने वाली केन और बेतवा नदी को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना के तहत केन और बेतवा नदी को आपस में जोड़ा जा रहा है। इस परियोजना से पानी केन नदी से बेतवा नदी में लाया जाएगा, जिससे पानी की कमी से जूझ रहे मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी तथा रायसेन और उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को बहुत लाभ मिलेगा। यह परियोजना अन्य नदी जोड़ो परियोजना का मार्ग भी प्रशस्त करेगी, जिनसे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि पानी की कमी देश के विकास में अवरोधक नहीं बने। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परियोजना की मदद से एक वर्ष में लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर 8.11 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश के अंदर 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। करीब 62 लाख लोग, जिसमें मध्य प्रदेश में 41 लाख और उत्तर प्रदेश में 21 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति होगी। इस परियोजना के तहत लगभग 9000 हेक्टेयर क्षेत्र में पानी रोका जाएगा। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता देते हैं कि इस नदी जोड़ो परियोजना के तहत पूरे भारत में ऐसे कुल 30 लिंक बनाने हैं, जिसमें लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। भारत सरकार के अनुसार अगर राज्यों ने ठीक से सहयोग किया तो तेजी से काम करते हुए अगले 7 से 10 साल के भीतर यह पूरी परियोजना खत्म की जा सकती है और इस पूरी परियोजना की वजह से देश के कई इलाकों में सूखे और बाढ़ की समस्या से निजात मिल सकता है। इसके अलावा इस पूरी परियोजना से विशाल मात्रा में बिजली उत्पादन की भी बात कही जा रही है, जिससे देश की आर्थिक प्रगति का मार्ग और भी चौड़ा होगा। तो ये थी पूरी नदी जोड़ो परियोजना। अब देखिए, यह नदी जोड़ो परियोजना भारत सरकार जिस पर तेजी से काम कर रही है, ये परियोजना असल मायने में सही भी है और गलत भी,
क्योंकि इस पूरी परियोजना पर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है और शायद यह सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा। सवाल यह है कि नदी जोड़ो परियोजना सूखा रोकने और बाढ़ रोकने जैसी समस्या का क्या सही विकल्प है या फिर नहीं। देखिए, सही मायने में देखा जाए तो यह विकल्प सही भी है और गलत भी। सही इसलिए क्योंकि आज भारत जैसे देश के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, लेकिन वहीं अगर हम प्रकृति के हिसाब से देखें तो यह नदी जोड़ो परियोजना प्रकृति से खिलवाड़ जैसा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से नदियों को जोड़ने से पहले अगर उन्हें बचा लिया जाए तो यही सबसे बड़ा काम होगा। क्योंकि आज हम आसपास की बड़ी बड़ी नदियों को देखेंगे तो या तो उसमें पानी नहीं होगा और अगर होगा तो उसमें पानी कम और कचरा ज्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से सरकार को पहले नदियों को बचाना चाहिए, उसके बाद पूरी परियोजना पर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि यह मामला महज नदियों को जोड़कर पानी को यहाँ से वहां भेजने का मामला नहीं है। एक नदी की पूरी इकोलॉजी को छिन्न-भिन्न होने का खतरा है। देखिए, नदी अपने बहाव के साथ वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी करती है, जैसे पानी में बहकर आने वाला खनिज, जल मार्ग के इकोसिस्टम का पोषण, भूजल को चार्ज करने में मदद, जैव विविधता को बढ़ावा और लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें। नदी इन सब चीजों का ख्याल रखती है, इसलिए उसे जीवनदायिनी भी कहा जाता है। तो अगर सरकार इस पूरी परियोजना को सिर्फ विकास की दृष्टि से देखकर प्रकृति को नजरअंदाज कर रही है तो शायद ये उल्टा भी पड़ सकता है। खैर, आप इस पूरी परियोजना के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सिग्नेचर प्रोजेक्ट की ओर। दूसरा जो हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है वो है मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क यानी किसानों द्वारा उत्पादन के बाद फसलों के भंडारण और प्रोसेस से लेकर बाजार तक आपूर्ति करने की व्यवस्था एक मेगा फूड पार्क में की जाती है। मेगा फूड पार्क योजना का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना होता है, ताकि मूल्य वृद्धि को अधिकतम और बर्बादी को न्यूनतम किया जा सके। इसके अलावा किसानों की आय में वृद्धि और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करना इस पूरी परियोजना का उद्देश्य होता है। बात करें कि मेगा फूड पार्क से किसानों को क्या फायदे हो सकते हैं, तो आपको बता दें, किसान जो फसल उत्पादन करते हैं उनके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं होती। इसी कारण फल सब्जियों के कुछ समय में सड़ने की आशंका रहती है, लेकिन एक मेगा फूड पार्क के अंदर भंडारण की पूरी व्यवस्था होती है। इसके अलावा इन फूड पार्क में किसानों की फसल से एग्री प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग कर उनकी कीमत बढ़ाई जाती है, यानी कच्चे माल को ज़्यादा कीमत वाले प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। एक उदाहरण से समझिए कि किसी इलाके में टमाटर की खूब उपज होती है, लेकिन किसान भाइयों का उगाया हुआ टमाटर बाजार तक वक्त पर नहीं पहुंच पाता, और अगर पहुंच भी जाता है तो इन टमाटर के दाम ना के बराबर मिलते हैं। ऐसे में अगर वो टमाटर सीधा फूड पार्क में भेजा जाए और उसका टोमेटो सॉस तैयार कर बाजारों में उपलब्ध कराया जाए तो शायद टमाटर उगाने वाले किसान भाइयों को ज्यादा फायदा हो सकता है। इसी तरह से जहां मक्के की बम्पर उपज हो, मक्के के कई तरह के प्रोडक्ट्स तैयार कर बाजार में बेचा जाए। इससे किसानों को भी प्रत्यक्ष तौर पर भारी लाभ मिलता है, उनके उत्पादन की अच्छी कीमत मिलती है और व्यापारी भाई भी सीधा फूड पार्क से माल ले जा सकते हैं। आपको बता दें कि अभी हमारे देश में 22 मेगा फूड पार्क ऑपरेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, जो असम, पंजाब, उड़ीसा, मिजोरम, महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों में स्थित हैं। इनके अगर आपको नाम और लोकेशन के बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी सारी डिटेल मिल जाएगी, आप वहां से डिटेल ले सकते हैं। आपको बता दें कि इन मेगा फूड पार्क से किसानों और व्यापारियों को तो फायदा होता ही है, साथ साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि 22 संचालित मेगा फूड पार्कों द्वारा अभी तक लगभग 6,66,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। आपको यह भी बता देते हैं कि इन 22 मेगा फूड पार्क के बाद मोदी सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है और उसके तहत 41 मेगा फूड पार्क, 353 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट, 63 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, 292 खाद्य प्रसंस्करण इकाई, 63 बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज प्रोजेक्ट, 6 ऑपरेशनल ग्रीन प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें कि इससे लगभग देश में 34 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। वास्तव में मेगा फूड पार्क जैसे प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट हमारे देश के किसान भाइयों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने देश के सारे किसान भाइयों को नमन करता हूं और भारत सरकार को ऐसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिल से धन्यवाद भी देता हूं। अब आप इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर है वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।